हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष चौधरी एंड मैं आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सीए फाउंडेशन का एक पेपर, एक कंप्लीट सिलेबस, एक बुक जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हमारा जो पेपर है आपको पता होगा एमसीक्यू बेस्ड है। दूसरी चीज 60 मार्क्स का है जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड बीसी के हमारा 40 मार्क्स का है और उसके अंदर बाकी के क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस बीसीके। तो बीसीके को रखते हैं साइड में और आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। ओके, सिलेबस के अंदर अपने कई सारे चैप्टर हैं, उनमें से आज अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर अपन कह सकते हैं नेचर, स्कोप एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि क्या क्या आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले यहां पे चैप्टर फर्स्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू है कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, डेफिनेशन भैया ये तो मिलेगी, ऑफ कोर्स, सिंपल सी चीज है। किसकी डेफिनेशन? बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। किसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स? उसी के साथ साथ यहां पे अपन क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? अपन देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इनके अंदर क्या क्या आता है, किस किस चीज को एनालाइज करते हैं, ये भी देखेंगे अपन चैप्टर फर्स्ट के अंदर। फिर अपन देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है ये भी देखेंगे एंड कुछ सेंटर प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो ये कुछ बड़े बड़े से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ओके, ये रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं अपन सबसे पहले कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, आपको मन कर रहा होगा कि यार बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, चीज है, ये मन कर रहा होगा जानने का। पढ़ेंगे, समझेंगे, पर सबसे पहले अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं ये नहीं समझाऊंगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले तो मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्या समझाऊंगा? इकोनॉमिक्स क्या है। सर ये वर्ल्ड मैप क्यों, ये वर्ल्ड मैप क्यों दिखा रहे हो सर? तो सिंपल सी चीज है यार, इससे समझेंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पे बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है। ग्रीनलैंड, रशिया, हमारा प्यारा सा इंडिया, अपन सब रहते हैं, चाइना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज यहां पे अपन को देखने को मिल रहा है। सारी कंट्रीज को हम ये भी बोलते हैं कि ये इंडियन इकोनॉमी है, ये चाइना इकोनॉमी है, ये रशिया इकोनॉमी है, ग्रीनलैंड इकोनॉमी है, ये यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी है, कहते हैं। सुना होगा आपने न्यूज चैनल में कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के अंदर अपन किसी कंट्री के अंदर की बातें करते हैं। अब क्या बातें करते हैं? एक इकोनॉमी में कौन रहता है? सिंपल सी चीज है, आप सबको पता है। अरे कौन रहता है? अपन सब रहते हैं ना, इंसान रहते हैं। उन्हीं इंसानों में से कुछ लोग, उन्हीं लोगों में से, उन्हीं इंसानों में से, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब इंडिया में एप्पल नहीं है सर, पर मैंने ले लिया एप्पल। ठीक है, मान लो एप्पल हमारे इंडिया की कंपनी है, तो ये एप्पल बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर ही तो बना रहा होगा। कोई सेलर होगा, कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई मैन्युफैक्चरर होगा, कोई मैन्युफैक्चरर होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया इकोनॉमी के अंदर कौन रहता है? सिंपल सी चीज है, लोग रहते हैं। और वो लोगों में से कुछ लोग कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। समझ लिया? वो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? कमोडिटीज बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये प्रोडक्ट है, ये एक पेन है, ये पेन है एक टच पैड का। तो ये क्या है? एक प्रोडक्ट है। किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, एक प्रोड्यूसर ने बनाया। तो हमने देखा कि इकोनॉमी के अंदर कौन आता है? एक मैन्युफैक्चरर। आगे बढ़ते हैं। वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? प्रोडक्ट को बना देगा,
फिर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना भाई, अपने वेयर हाउसेज में तो नहीं रखेगा ना, जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, अलग अलग एरियाज में उसकी सप्लाई करेगा ना। सिंपल सी चीज है, कर दी सप्लाई। सप्लाई करने के बाद क्या होगा, सिंपल सी चीज है यार, सप्लाई करने के बाद जो बायर्स है एंड सेलर्स है, जो सेलर्स है वो बेच रहे हैं और बायर्स है जो खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, सप्लाई के बाद वो प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे। कौन खरीदने लग जाएगा, कंज्यूमर। तो हमने क्या समझा, क्या समझा हमने समझा कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, इकोनॉमी किसे कहते हैं, ये सारी कंट्रीज को एक एक करके बात करते हैं तो इसको इकोनॉमी कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी है, ये चाइना इकोनॉमी है, ये रशिया इकोनॉमी है, ये अमेरिकन इकोनॉमी है, ये ब्राजील इकोनॉमी है। इकोनॉमी के अंदर कौन रहता है, प्रोड्यूसर्स। वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बायर्स हैं वो उनको परचेस करने का काम करते हैं, परचेस करने का काम करते हैं। ओके, इतनी चीज याद रहेगी। अब देखो, अब बनेगी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। देखिएगा, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब है सोसाइटी के लोगों की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स का मतलब है सोशल साइंस। एक कंट्री में कौन रहता है, लोग रहते हैं, सोसाइटी के लोग रहते हैं, सोशल साइंस। ओके, पहली चीज नोट करना, सोशल साइंस। सेकंड चीज, इकोनॉमी के अंदर स्टडीज होती है। क्या होती है भैया, स्टडीज होती है। किस पे स्टडीज होती है, ह्यूमन बिहेवियर पे, सोसाइटी के लोगों पे। सिंपल सी चीज है, सोसाइटी के लोगों पर स्टडी होती है। किससे रिलेटेड स्टडी होती है सर, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब समझिए, एक कंट्री में कौन रहता है, लोग रहते हैं। उन्हीं लोगों में से कुछ कंज्यूमर्स हैं तो कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं तो कुछ प्रोड्यूसर्स हैं। एक प्रोड्यूसर क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक कंज्यूमर किस चीज को खरीद रहा है और किस चीज को नहीं खरीद रहा है, इन सब चीजों पर स्टडी कर लेना, स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस सबको इकोनॉमिक्स हम कहते हैं। सो एक बार वापस से फाइनल कंक्लूजन समझ लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है कि स्टडी करना सोसाइटी के लोगों पे, प्रोड्यूसर्स पे एंड कंज्यूमर्स पे कि वो क्या बना रहे हैं, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक कंज्यूमर किस चीज को परचेज कर रहा है, ज्यादा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इन सब चीजों पर स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा मैं कि ये जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, ये जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये सबसे पहले किसने यूज करा था, ये ओरिजिन कहां से हुआ है, ये सब चीजें अपन यहां पे देखेंगे। ओके, तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है हमारा, ये ओरिजिन हुआ था ओकिनोमिया से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। सिंपल सी चीज है। इकोनॉमी का मतलब क्या है, हमने देखा था, क्या देखा था, मैंने अभी बताया आपको कि इकोनॉमी का मतलब है एक कंट्री की बात हो रही है और कंट्री में कौन रहता है, लोग। यहां पे भी वही बोल रहे हैं, सिंपल सी चीज। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं मैं पहले, एक सेकेंड यार, ये लो भैया, मिटा दिया मैंने अच्छे से। अब देखिए आगे, मैंने बता रहा था कि दो चीजें देखेंगे, एक तो कि ये वर्ड कहां से ओरिजिन हुआ है, दूसरा ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज करा था, ये भी देखेंगे। तो यही देख रहे हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक क्या है, सिंपल सी बुक है भैया। द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक क्या है, बुक है। किसने दी है, एडम स्मिथ जी ने। एडम स्मिथ जी ने द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक बुक दी है। कब दी थी, यह भी लिख रखा है यहां पे, 1776 में दी थी। और वहां पे उन्होंने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज करा था। वहां पे उन्होंने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स नाम जो हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको यूज करा था उनने सबसे पहले। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, आ जाता है क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया सबसे पहले इकोनॉमिक्स किसने यूज करी थी, ये वर्ड किसने यूज करा था, कौन सी बुक में करा था। याद रहेगा, कहानी अपनी है, याद रहेगा अपन को कि द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक बुक थी, सर ने बताया था कि एडम स्मिथ जी ने दी थी 1776, वहां पे ये यूज हुआ था। ओके, ये खत्म। अब एक और चीज है,
एक और चीज है, यहां पे मैं आपको कुछ दो फंडामेंटल्स बताऊंगा। ये फंडामेंटल्स क्या है? एक हकीकत है और कुछ भी नहीं है। यहां पे इन्होंने फंडामेंटल लिख दिया, पर मैं तो हकीकत बता रहा हूं, हर एक कंट्री की हकीकत। क्या हकीकत है? सिंपल सी हकीकत है, बहुत प्यारी सी, कि भैया जितने भी लोग रहते हैं कंट्रीज में, चाहे से आज के टाइम की बात करें या फिर आने वाले टाइम की बात करें या फिर बीते हुए टाइम की बात करें, जितने भी लोग रहते हैं कंट्रीज में, उन सब की नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है। मतलब अनगिनत इच्छाएं हैं लोगों की। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? अनगिनत इच्छाएं हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो खरीदना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो परचेज करना चाहते हैं, वो गाड़ी चाहते हैं तो वो खाना चाहते हैं, तो वो भैया घर भी चाहते हैं तो वो रेस्टोरेंट में भी जाना चाहते हैं, वो सिनेमा में भी जाना चाहते हैं तो वो कोक पीना चाहते हैं, तो वो बर्गर किंग का सैंडविच भी खाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं, KFC जाना चाहते हैं। बहुत सारी है यार, कितना बताऊं, थक जाऊंगा बता बता के। तो ओवरऑल ये चीज बता रहा हूं कि जितने भी लोग हैं उन सबकी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है। मतलब बहुत कुछ खाइए भैया, खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब हकीकत दूसरी, ये पहली हकीकत। दूसरी हकीकत मतलब दूसरा फंडामेंटल फैक्ट क्या है? दूसरा फंडामेंटल फैक्ट कि भैया इकोनॉमिक्स अपन देख रहे हैं, अपन ने देखा कि हर एक कंट्री के अंदर लोग रहते हैं और उनकी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। सर क्यों? सर कैसे नहीं कर सकते? करेंगे हम तो। अरे नहीं कर सकते भैया, तुम भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, तुम्हारे सारे सर्स भी नहीं कर सकते, तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स है वो भी नहीं कर सकते, जितने भी लोगों को तुम जानते हो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जरूरतें हैं अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज हैं स्केयर, मतलब लिमिटेड। रिसोर्सेज मींस आपके पास मनी इनकम, आपके पास जो मनी इनकम है वो लिमिटेड है ना। उस लिमिटेड रिसोर्स में किस तरीके से आप अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सी चीज है, ये सेकंड हकीकत है, ये सेकंड फंडामेंटल फैक्ट है। दोनों फंडामेंटल फैक्ट्स पढ़ लिया अपन ने, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, ये लो, खत्म। आगे बढ़ो, तो ये आगे आ गया हमारा। अब अपन रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से, अपन रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से। समझेंगे अब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अपन ने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, अपन ने समझ लिया कि भैया फंडामेंटल्स क्या है, अपन ने यह भी समझ लिया कि ये वर्ड जो इकोनॉमिक्स है ये सबसे पहले किसने यूज करा था? एडम स्मिथ जी ने यूज करा था, अपनी बुक में यूज करा था, और उस बुक का नाम भी अपन ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो क्लास 11th में जब नए नए कॉमर्स के स्टूडेंट्स बन के आप क्लास 11th में बैठे थे एंड बिजनेस की क्लास में बैठे होंगे, तो बिजनेस के सर ने बिजनेस के बारे में बताया होगा। इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठे होंगे ऐसे ही, तो मैडम ने ये तो जरूर बताया होगा कि माइक्रो मैक्रो पढ़ाया होगा, बताया होगा कि इकोनॉमिक्स ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक छोटा सा पार्ट है जो कि एक स्मॉल इंडिविजुअल कंज्यूमर पर, एक बायर पर, एक कंपटीशन पर, एक पर्टिकुलर मार्केट पर स्टडी कर रहे हैं, उसको माइक्रो कह देते हैं। इन शॉर्ट बता रहा हूं, डिटेल में भी पढ़ेंगे। पर मैक्रो में क्या बताया हो कि भैया पूरी इकोनॉमी पर स्टडी करना, ओवरऑल नेशनल इनकम पे, ओवरऑल नेशनल कह सकते हैं आउटपुट पे, ओवरऑल हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड पर स्टडी करना, मैक्रो कहलाता है। यह अपन ने देखा था। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कुछ थ्योरीज जो कि माइक्रो इकोनॉमिक तक लेवल तक चलती है, कुछ थ्योरीज जो बहुत बड़ी बड़ी है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने में हेल्प करती है। कुछ थ्योरीज होती है किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो लेवल्स की, मैक्रो लेवल्स की। ओके, सो हमने देख लिया व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं। तो हमने देख लिया कि भैया इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ थ्योरीज होती हैं माइक्रो लेवल की एंड मैक्रो लेवल की, और उन थ्योरीज को समझिएगा, उन थ्योरीज को जब बिजनेसमैन यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग आवर करंट प्रॉब्लम्स, या फिर कुछ अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, करेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए, इफेक्टिवली डिसीजंस लेने के लिए, परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए, जो उन थ्योरीज को यूज कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट, मार्केट की थ्योरीज, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई थ्योरीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन सब थ्योरीज को, इन सब नॉलेज को जो एक बिजनेसमैन यूज कर रहा है ताकि अपने फैसले, अपने बिजनेस के अंदर के डिसीजन सही से ले सके, इसको अपन क्या कहते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब बीत चुके हैं पूरे 15 मिनट एंड 47, 48, 49 सेकेंड्स बीत गए हैं भैया, और अपन ने समझ लिया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। तो भैया याद रहेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है, जब हम उसको बिजनेस में यूज कर लेते हैं तो भैया इसे अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्यों यूज करना है उन थ्योरीज को? ताकि हम सही से डिसीजन ले सके, ताकि हम सही से फैसले ले सके, ताकि हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स चल रही है उनको हम सॉल्व कर सके, उनको अपन सॉल्व कर सके। तो इसको अपन कह देते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पढ़ लो, मिटा देता हूं मैं इनको, रीड कर लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या बोल रहा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब माइक्रो लेवल के एनालिसिस, मैक्रो लेवल के एनालिसिस, जब उनको हम बिजनेस में यूज करते हैं ताकि हम बिजनेस डिसीजंस ले सकें और हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। इसका मतलब क्या है सर? एक बिजनेसमैन के पास भी तो रिसोर्सेज होते हैं। मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है भैया, सबसे बड़े, पता है सर हमको। भैया मुकेश अंबानी जो एक बिजनेसमैन है, उनके पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब उनके पास भी तो लिमिटेड अमाउंट में ही कैपिटल है। ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट कैपिटल है क्या उनके पास? नहीं है भैया, लिमिटेड है उनके पास भी पैसे। अब लिमिटेड पैसे हैं उनके पास, लिमिटेड उनके पास लेबर है, लिमिटेड उनके पास एम्प्लॉइज है, लिमिटेड उनके पास मशीनरीज है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करूं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। तो 3 चीजें पढ़ी। व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है वो बिजनेस के अंदर हम यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हम सही तरीके के फैसले ले सकें, हम हमारे रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कर सकें, और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें। तो ये 3 चीजें हो जाती है भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, डिटेल में अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भैया कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इसलिए अपन को सब्र रखनी है, शांति से पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, जैसे आपको आपकी मैम ने क्लास 11th में बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। ऐसे ही मैं यहां पे वापस बता रहा हूं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। समझ में आ जाएगा, याद होगी चीज भैया, माइक्रो एंड मैक्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं यहां पे अपन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये अपन देखते हैं। तो हमने अभी अभी देख के आए कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टडी करना सोसाइटी के लोगों पर। उन सोसाइटी के लोगों में से कौन से लोग हैं? 2 तरह के लोग हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं तो कुछ कंज्यूमर्स हैं। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स का मतलब था कि भैया स्टडी करना सोसाइटी के बिहेवियर पे, सोसाइटी के लोगों के बिहेवियर पे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे व्हाट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन स्टडी करेंगे सोसाइटी के कंज्यूमर्स पे, सोसाइटी के प्रोड्यूसर्स पे, लेकिन सभी पे नहीं, एक पे, एक कंज्यूमर पे स्टडी करना। ये लो, ये रहा हमारा कंज्यूमर, ठीक है, ये कंज्यूमर है हमारा, इस पे स्टडी कर रहे हैं कि ये सुपरमार्केट में जब जाते हैं तो कौन सी चीज परचेस कर रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा परचेस कर रहे हैं, कौन सी चीज कम परचेस कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इन पर स्टडी करना। इन पर स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? एक स्मॉल इंडिविजुअल एलिमेंट पर स्टडी करना, एक मार्केट पर, एक कंज्यूमर पर, एक प्रोड्यूसर पर स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहां पे रतन टाटा जी हैं, टाटा कंपनी के इंडस्ट्री के मालिक, ओनर, इन पर स्टडी करना कि ये कौन सी कार बना रहे हैं, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
ये यही कार क्यों बना रहे हैं, ये इस कार को इसी जगह पर इसी लोकेशन पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं, इस चीज पर स्टडी कर लेना। अगेन क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया अपन को। आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या देखना है, अब देखना है स्टूडेंट्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन क्या क्या स्टडी करते हैं। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्योरी ऑफ मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, इन सब चीजों पे स्टडी करते हैं। और बिल्कुल सही चीज है, उन्हीं चीजों पे स्टडी करते हैं। उसी के साथ साथ जो चीजें वहां पे आपके माइंड में आएगी कि इन चीजों पे स्टडी करते हैं, उसी के अलावा और कौन कौन सी चीजें ये देख लो भैया। प्रोडक्ट प्राइसिंग किस तरीके से सेट करें, कंज्यूमर बिहेवियर का कैसे पता करें, फैक्टर प्राइसिंग मतलब कॉस्ट, फैक्टर्स होते हैं ना हमारे कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारा एंटरप्रेन्योर, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना जिनसे अपन क्या करते हैं भैया, प्रोडक्शन करते हैं। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो भैया फैक्टर प्राइसिंग मतलब कुल मिलाकर कि भैया लैंड, लेबर, मशीनरी, एंटरप्रेन्योर, इन सब में क्या खर्चे हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे, किस तरीके से फैक्टर प्राइसिंग पर ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं हो जाए, इन सब चीजों पर भी स्टडी होती है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों को सिलेक्ट करना कि भैया कौन से लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। भैया 3 तरह के लोग रहते हैं इंडियन इकोनॉमी में, मिडिल क्लास, एक हायर क्लास और एक लोअर क्लास। तो किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है ये सिलेक्ट करना, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंदर। ओके, तो क्या क्या एनालाइज करते हैं अपन ने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब अपन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। किसकी बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो भैया सिंपल सी चीज है, ये देखो, ये डायग्राम नहीं यार, कोई इमेज है, ठीक है। ये इमेज पे फोकस करो, इससे समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो यहां पे सबसे पहले ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, व्हाइट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी। इस पे है ना, अगर तुम गौर करोगे ना तो तुमको एक चीज लिखी दिखेगी, और मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, NSE लिख रखा है इस पे। यहां पे W मत पढ़ना, इसको W मत पढ़ो, इसको पढ़ो N। क्या लिख रखा है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भैया कैपिटल मार्केट है जहां पे इक्विटीज, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स सेल आउट होते हैं। तो भैया ये क्या है, हमारे कैपिटल मार्केट है। बिल्कुल सिंपल सी चीज। तो कुल मिलाकर बताना क्या चाहते हो, कैपिटल मार्केट जिसको शेयर मार्केट कहते हैं, जिसको पूरी कंट्री के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां पे शेयर्स को परचेस करते हैं, ट्रेडिंग चलती है। तो कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि पूरी कंट्री के शेयर मार्केट पे स्टडी करना, पूरी कंट्री के अंदर कैपिटल मार्केट कैसे चल रहा है उस पर स्टडी करना। इधर के साथ साथ एक पर्सन है जो भैया एक बैग लेकर खड़ा है, और उस बैग पे लिख रखा है क्या, उस बैग पे लिख रखा है सिंपल सी चीज, क्या, TAX, मतलब गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST वगैरह वसूलती है। तो उस टैक्स रेट्स पर स्टडी करना कि गवर्नमेंट की क्या टैक्स रेट चल रही है, ऐसी चल रही है तो क्यों चल रही है, इन सब चीजों पे स्टडी करना भी क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े अभी, कैपिटल मार्केट, टैक्स। क्या ये एक ही पर्सन देता है या सारे लोग देते हैं, सब लोग देते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ब्रॉड लेवल की बात हो रही है, मतलब पूरी होल इकोनॉमी पे स्टडी करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसी के साथ साथ यहां पे और भी देख रहे हो कि भैया ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग क्या कर रहे हैं भैया, आपस में हाथ मिला रहे हैं। देखो यहां पे गौर करिए, आपस में हाथ मिलाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो भैया ये भी क्या है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है ना। अगेन एक और पर्सन है यहां पर भैया, सिंपल सी चीजें, इस पर्सन के पीछे यहां पे कुछ करेंसी नोट्स दिख रहे हैं मेरे को, किसके, ₹500 के, जो कि बंद हो चुके हैं, सब मिस करते होंगे। तो 500 की करेंसी नोट्स यहां पर अपन को यहां पे दिख रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि भैया मनी सप्लाई कितना है हमारी करंट इकोनॉमी में, क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या डिफ्लेशन चल रहा है, किस तरीके का मनी सप्लाई चल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब पता होगा आपको, महंगाई। जब लोगों के पास परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होता है, तो इन्फ्लेशन आता है। डिफ्लेशन, कोविड-19 के टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं थे,
बेरोजगार हो गए थे, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, मतलब मार्केट में पैसा कम था, लोगों के पास परचेसिंग पावर कम थी, डिफ्लेशन आ जाएगा। ये सब चीजें अपन अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पर इन शॉर्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि स्टडी करना, क्या स्टडी करना, स्टडी करना पूरी इकोनॉमी पे एज अ होल, ठीक है, इंडिविजुअल पे नहीं, एज अ होल पूरी पे, उसको अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भैया, नेशनल इनकम पे स्टडी करना, नेशनल आउटपुट पे स्टडी करना, जनरल प्राइस लेवल पे स्टडी करना कि भैया प्रोडक्ट्स की प्राइस कैसी चल रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOP बता देता हूं, याद आ जाएगा अभी, कि भैया हम जितनी भी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपन, सिंपल सी चीज है यार, कर सकते हैं। जितना भी अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जितना भी मनी फ्लो इन एंड आउट हो रहा है हमारी इकोनॉमी से, उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि एक अकाउंट होता है, ठीक है। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट होते हैं, अपन को डिस्कस नहीं करना है, बट देख लिया अपन ने कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, कि कितना मनी इंडियन इकोनॉमी में इन हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, और इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगाएंगे गुड्स को, तो भैया क्या होगा, पैसा जाएगा। तो जितना भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है कि भैया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, कितने लोग सेविंग्स कर रहे हैं, इन सब चीजों पर स्टडी करना, उसी के साथ साथ इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे चल रही है, तो ये सारी चीजों पर स्टडी करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन पढ़ लिया हमने ये। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए यहां पे अपन बात करेंगे, हमारा टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर। तो यहां पे अपन नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एंड फाइनली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भैया, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा जाता है, क्या इस वजह से कहा जाता है, क्या इस वजह से या फिर इस वजह से, और फिर वो वजह अगर आपको याद है देन आप करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, पानी पी के आ सकते हैं और वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले चीज की, क्या बात कर रहे हैं अपन, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं अपन, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस। साइंस 10th क्लास तक सबने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है। फिर भैया उसके बाद कॉमर्स में आ गए थे अपन, बहुत ही प्यारे से सब्जेक्ट में। तो भैया साइंस सबने पढ़ी है, 10th तक मैंने भी पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है, और तुमको याद है, तुम जानते हो कि साइंस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। साइंस में प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि स्कूल के प्रिंसिपल की बात करो, नहीं भाई, स्कूल का प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा। साइंस में लॉज होते हैं, उनको प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल दूं, ये देखो, किसी भी चीज को ऊपर फेंकते तो नीचे आता है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो कुल मिलाकर साइंस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, लॉज, लॉ ऑफ ग्रेविटी अभी बताया, लॉ ऑफ मोशन भी होता है, और ज्यादा नहीं जानता मैं साइंस के बारे में। ऐसे ही सेम टू सेम बिजनेस में भी, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल देखो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रिंसिपल्स ही तो हैं, प्रिंसिपल्स ही तो हैं। प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं सर, साइंस के प्रिंसिपल को समझिएगा, फिर अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पाएंगे। साइंस का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर जाती है तो नीचे आ जाती है, चाहे से कोटा में फेंको, चाहे से नॉर्थ पोल में चल जाओ, चाहे से साउथ पोल में चल जाओ, चाहे से अमेरिका चल जाओ, चाहे से इजराइल चल जाओ, किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी। प्रिंसिपल है एक ऐसी नॉलेज जो कि पूरे यूनिवर्स में इक्वली एप्लीकेबल है, उसको अपन लॉ कहते हैं।
साइंस में भी जो लॉ होते हैं ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलता है? सिंपल सी चीज बोलता है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो एक कंज्यूमर कम परचेस करेगा, अगर प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटीज परचेस करेगा। सिंपल सी चीज है। अगर कोई चीज सस्ती हो रही है तो उसको कंज्यूमर ज्यादा परचेस करेगा, और कोई चीज महंगी हो रही है तो कंज्यूमर उसको कम परचेस करेगा। यह बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड इंडियन इकोनॉमी में भी इंप्लीमेंट हो रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी में भी इंप्लीमेंट हो रहा है, यही सेम लॉ चाइना की इकोनॉमी में भी इंप्लीमेंट हो रहा है। मतलब हर जगह इंप्लीमेंट हो रहा है ये लॉ, हर जगह पर इंप्लीमेंट हो रहा है ये लॉ। तो हमने देख लिया ना कि जिससे कि साइंस के प्रिंसिपल्स, साइंस के लॉ पूरे यूनिवर्स में इक्वली एप्लीकेबल हो रहे हैं। यहां पे हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो लॉज है वो भी पूरी इकोनॉमी पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इसी वजह से क्या बोल देते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड कॉज एंड इफेक्ट पे बेस करता है वर्क। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? लॉ ऑफ मोशन को जानते हो? मान लो मैं खड़ा हूं यहां पे, ये एक पर्सन है, दिख नहीं रहा पर है, मान लो इसको धक्का दूंगा, ये आगे मूव करेगा। ये होता है लॉ ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करोगे तो वह आगे की तरफ मूव करेगा, लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। तो भैया ये पुश करना, ये धक्का देना, पुल करना या फिर पुश करना, ये क्या था? ये कोज था। इसका इफेक्ट क्या है कि वो आगे मूव हो गया, ये इफेक्ट था। तो ऐसे ही हमारे इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं वो भी कॉज एंड इफेक्ट पे ही बेस्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भैया आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते हो। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ये क्या है भैया? माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो पार्ट है। जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट की थ्योरी एनालाइज कर रहे हो, मार्केट पढ़ रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हो, ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो एनालाइज कर रहे हो ना, उनके बारे में तो पढ़ रहे हो ना। तो ऐसे ही हमने देखा दूसरी चीज देख ली भैया, इसके अंदर अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? अभी देखकर आए थे भैया, टैक्स पे स्टडी करना, फॉरेन एक्सचेंज पे स्टडी करना, बीओपी पे स्टडी करना, इधर से नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम पे स्टडी करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम आर्ट कहते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम आर्ट भी कहते हैं। आर्ट क्यों कहते हैं सर? आर्ट क्या है? कला है। कला है, डांस एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं ये भी तो एक कला है, आर्ट है, बिल्कुल है, हकीकत है, कला है। तो हमने देखा कि आर्ट क्या है? एक तरीके की कला है। और ये कला को कैसे डेवलप करेंगे अपन? प्रैक्टिस करके। मैंने प्रैक्टिस करी, तुमको भी बनना है, तुम भी प्रैक्टिस कर लो। मैं मान लो एक सिंगर हूं, मैंने प्रैक्टिस करी, बहुत दिन रात मेहनत करी, तुमको भी बनना है, प्रैक्टिस करो। तो आर्ट का मतलब तो यही है, कलाकार बनना। और कलाकार कैसे बनता है? प्रैक्टिस कर करके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को कलाकार क्यों कहते हैं अपन? बिजनेस इकोनॉमिक्स को आर्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी मैनेजर बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करना चाहता है, जो भी मैनेजर बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करना चाहता है, उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाकर वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से यूज कर पाएगा। बोल रहा हूं वापस, अगर एक मैनेजर बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सारे कंसेप्ट्स पे, इन सारी चीजों पे बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। किस पे भैया? किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से ये जो थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड, इसको मैं अपने बिजनेस के अंदर यूज करूं और मेरी ये एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम चल रही है इसको सॉल्व कर दूं। तो भैया अगर आपको भी आर्टिस्ट बनना है, मतलब कलाकार बनना है, किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करते हैं अपन? पता है, मेहनत कर करके, उस चीज पर लगे रहना है, मेहनत करनी है। तो भैया क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आर्ट है, समझ में आ गई। नेक्स्ट यहां पे देखो क्या लिख रखा है, पैराग्मेटिक इन अप्रोच। पैराग्मेटिक इन अप्रोच, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, वो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो केस स्टडीज पे, प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। क्लास 11th में जो आपकी मैडम ने पढ़ाया होगा या फिर सर ने पढ़ाया होगा, इकोनॉमिक्स ये होता है बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो आती है, इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो आता है, ऐसा बहुत कुछ पढ़ाया होगा।
फिर भैया लॉ ऑफ डिमांड आता है, लॉ ऑफ सप्लाई आता है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है, बताया होगा, अच्छी बात है। लेकिन जब अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बस यही नहीं पढ़ेंगे कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर वो आता है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है। अपन को बस यहां पे थोड़ा बहुत ये भी समझना होता है कि ये जो कंसेप्ट्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से इन कंसेप्ट्स को हम हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के अंदर लगाकर उनको सॉल्व कर दें, किस तरीके से इन कंसेप्ट्स को हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनके अंदर कैसे यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है भैया, पढ़ना ही नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और नाम होता है, मैंने जब एमिटी यूनिवर्सिटी से एमबीए करा था तो मेरे भी आया था, पर मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं आया था, मेरे आया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और अगेन जो सिलेबस था वो यही था। और मेरे को जो सर पढ़ाते थे उदयभान सर, तो वो हमें एक कंसेप्ट पढ़ाते थे, फिर केस स्टडी लेकर आते थे। केस स्टडी के अंदर एक पेज की रहती थी, कभी हाफ पेज की रहती थी, कभी 2 पेज की रहती थी, कभी 10 पेज की भी रहती थी। तो वो केस स्टडी में प्रॉब्लम लिखी रहती थी कि भैया ये XYZ कंपनी है, इसके अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करना चाहिए। फिर उसको पढ़कर भैया अपने जो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, उसके कंसेप्ट्स को यूज करके उस एग्जिस्टिंग केस स्टडी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करा जाता था। तो हमने देख लिया ना क्या है भैया, प्रैक्टिकल अप्रोच है, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फाइनली ये पेज का काम हो चुका है कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लास का एंड होने वाला है। ये हमारे 2 लास्ट पॉइंट है जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे और फिर अपन मिलेंगे वापस से कल। ठीक है, कल मिलेंगे वापस से। देखिए क्या लिख रखा है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर बोला जाता है। मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज को डिसिप्लिनरी कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज को डिसिप्लिनरी कहते हैं। सर ये तो वही बात होगी कि डिसिप्लिनरी का मतलब नहीं आया था समझ, और आपने बोल दिया इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज को डिसिप्लिनरी कहते हैं। अब ये भी क्या है? अरे भैया आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। हाँ है सर, कोई शक नहीं है हमको, सीए कर रहे हैं हम, कॉमर्स के स्टूडेंट तो हैं ही सर। ठीक है, कोई शक नहीं है। तो डिसिप्लिनरी को मैं यहां पे कॉमर्स कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो क्या आपको साइंस पढ़नी पड़ती है? क्या आपको यहां पे कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, क्या साइंस पढ़नी पड़ती, क्या फिजिक्स पढ़नी पड़ती, क्या बायो पढ़नी पड़ती? नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वही हम नॉलेज यहां पे लेंगे। तो हमने कहा कि एक इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि कॉमर्स है उसको अपन क्या कहते हैं? एक डिसिप्लिनरी। ऐसे ही एक आर्ट है, एक आर्ट होता है, आर्ट्स जिसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं आजकल अपन, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। तो कुल मिलाकर जो पर्सन, जो स्टूडेंट ने आर्ट्स लिया है वो क्या करेगा? सिविक्स, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल साइंस ये वगैरह पढ़ेगा। क्या वो साइंस पढ़ेगा? क्या वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा? क्या वो, अगर उसको बीबीए करना है तो पढ़ेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या वो अकाउंट्स पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। वो क्या पढ़ेगा? ओनली आर्ट्स पढ़ेगा। मतलब एक इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं हम? डिसिप्लिनरी। कॉमर्स को एक डिसिप्लिनरी कहेंगे, आर्ट्स को एक डिसिप्लिनरी कहेंगे, एंड साइंस को भी एक डिसिप्लिनरी कहेंगे। तो ये हमको समझ में आ गया व्हाट इज अ डिसिप्लिनरी। यहां पे क्या बोल रहा है? पॉइंट बोल रहा है ये कि, क्या बोल रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अरे पॉइंट ही कट गया हमारा, तो ये लो, ठीक है, पॉइंट ही कट गया था। तो इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर मतलब क्या है? मतलब कई तरीके की अलग अलग डिसिप्लिनरी, साइंस इधर से अपन कह सकते हैं, कॉमर्स का तो है ही सरी इकोनॉमिक्स पार्ट, उसी के साथ आर्ट का कह दिया। तो कई सारी अलग अलग डिसिप्लिनरी से मिलकर हमारा क्या बना है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी वजह से इसको इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब छोटे छोटे से एलिमेंट्स है। साइंस के भैया जो प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे कुछ प्रिंसिपल्स है, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस करते हैं। कॉमर्स का तो ये है ही सरी, आर्ट्स के अंदर भैया प्रैक्टिस से रिलेटेड ये करता है। तो हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, इसके अंदर भैया मैथमेटिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट की थ्योरीज, ऑपरेशनल रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, कई सारी चीजें, अलग अलग जो डिसिप्लिनरी है उनकी चीजें। तो इसी वजह से इसको इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर अपन बोल देते हैं। चलो मिटा लेते हैं।
एंड द लास्ट थिंग एंड द लास्ट पॉइंट है नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इन नेचर है। अब ये नॉर्मेटिव क्या है बताऊं? अभी देखो अरे अब देखो, अरे ये क्या आ गया, ये देखो, हाँ अब समझ में आएगा। नॉर्मेटिव क्या है सर? नॉर्मेटिव में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे तो पहले पॉजिटिव तो पढ़ लो, भैया। तो पॉजिटिव क्या है? ये देखो, बच्चा कहां पे रह रहा है? गरीब जगह पे रह रहा है बेचारा, गरीब जगह पे रह रहा है बच्चा बेचारा, स्लम एरिया में रह रहा है बच्चा बेचारा। इंडिया की जो इकोनॉमी की कंडीशन है, रियल कंडीशन क्या है? इंडियन इकोनॉमी की रियल कंडीशन ये चल रही है कि भैया इंडिया के अंदर डे बाय डे पॉवर्टी इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो इकोनॉमी का वो पार्ट जो कि हमको करंट सिचुएशन बताता है, इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं उसका वो पार्ट जो हमें करंट सिचुएशन बताता है, उसको अपन पॉजिटिव इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि रेट ऑफ पॉवर्टी इंक्रीजेस डे बाय डे, रेट ऑफ पॉवर्टी इंक्रीजेस डे बाय डे, ये हमारे इंडिया की करंट सिचुएशन है, करंट प्रॉब्लम है, इसको अपन पॉजिटिव इकोनॉमी कहते हैं। व्हाट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी? ये देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमी किसे कहते हैं? यहां पे लिख रखा है द रियल सिचुएशन जो भी है, जो रियल सिचुएशन जो भी है उसको किस तरीके से सॉल्व करा जाए, गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। कौन सी? पॉवर्टी की, जो पॉवर्टी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ये सॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमी। सो व्हाट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी? नॉर्मेटिव इकोनॉमी कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको बताता है। तो हमारा जो बिजनेस इकोनॉमी है ना भैया, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमी है वो क्या है? जो बिजनेस इकोनॉमी है वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी है। मतलब बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स काम आता है। इसी वजह से इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको पूरा लेक्चर में मजा आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। कल से कंटिन्यू करेंगे आगे की चीज।